पाकिस्तान के कंधे पर अमेरिका का हाथ है, चाइना भी है, चाइना का हाथ है, ईरान से भी मदद मिलती है, सऊदी अरब कंट्री से भी मिल रही, तुर्की से भी मिल रही। चमचा अजर अमर होता है, प्याला टूट जाता है, चमचा दूसरे प्याले में फिट हो जाता है। चीन हमको तबाह करने पे आमादा हो जाता है, तो चीन को लड़ाई करने की जरूरत नहीं है। खबरें छप नहीं रही अखबारों में, खबरें न्यूज चैनल्स में नहीं आ रही, मगर हर रोज 8-10 ताबूत हिंदुस्तानी जवानों के अफसरों के वहां से आ रहे हैं। आप इंटरनेट बंद कर देंगे तो खबर बाहर नहीं आएगी बस। हाँ, इतना ही है। दिक्कत ये है कि बड़बोलेपन से बॉर्डर सुधरता नहीं है, मगर मुझे इस बात का इल्म है कि मेरा मुल्क न रूस है, न अमेरिका है, न चीन है। देखिए, जयशंकर का जिक्र करना बेकार है कि शतरंज की बिसात पे कीमत सिर्फ राजा की है। इंटरनेशनल शतरंज की बिसात पे जो और राजा है, वो ट्रंप हो, वो शी हो या पुतिन हो, चौथे राजे की गुंजाइश है नहीं। हेलो एंड वेलकम टू लेफ्ट राइट सेंटर। मैं हूं नितिन सुकीजा और आज हमारे जो मेहमान हैं उनका तारुफ कराना फिर वही सूरज को चिराग दिखाने जैसी बात हो जाएगी। इतना जरूर कहना होगा कि एक बहुआयामी व्यक्तित्व के मालिक हैं पुष्पेश पंत साहब। बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। हिंदुस्तान पिछले कुछ साल से और करेक्ट मी इफ आई रॉन्ग, मतलब मैं उतना ज्ञानी नहीं हूं सर, लेकिन चारों तरफ से हम जो सार्क जब बना था और हम एक तरह का सो कॉल्ड बड़ा भैया बन गए थे और हमारा एक थोड़ा सा इन्फ्लुएंस होने लगा था साउथ ईस्ट एशिया में। अब हम भले अपना डंका पीटते हैं कि भाई हमारी तूती बोलती है, दुनिया में ये होता है, पर चारों तरफ से जो दिखता है वो ये दिखता है कि आप घिर गए। नहीं, आपने बड़ी मजेदार बात की। देखिए, सार्क बनाने वाले हम नहीं थे। सार्क हमारे पड़ोसियों ने हमारा कद संतुलित करने के लिए, हमको पर कतरने के लिए, हमारी बराबरी न पाकिस्तान कर सकता था, न लंका कर सकता था, नेपाल कर सकता था, न भूटान कर सकता था, न बांग्लादेश कर सकता था। उन्हें लगा कि ये दादागिरी हिंदुस्तान न करे तो हम एक ऐसा भाई बना लो। बनाए हाँ। कि अब भाई एक ऐसा परिवार हो जहाँ संतुलन हो जाए। दूसरी बात जो आपने कही, ये असल में ये भी गलती असल में अब आज मोदी जी के हैं तो हम उनके पीछे पड़ जाएंगे, साहब अब तूती बोलती है, डंका बोलता है। ये सुनने को मुझे बचपन में नेहरू जी के कार्यकाल में नहीं मिला। सबसे कि हिंदुस्तान एशिया की आवाज है, वी आर आउटसाइड द कंटेस्ट, वी आर द लीडर ऑफ द एफ्रोशियन नेशन। जो पहला झगड़ा शुरू हुआ था, आपको याद पड़ेगा अगर इतिहास के पन्ने पलटे तो 1961 में सुकार्नो ने एक न्यू इमर्जिंग फोर्सेस का एफ्रो एशियन कांग्रेस शुरू कर दी थी, जो नॉन लैंड मूवमेंट के बरक्स खड़ी की गई थी। वो प्रो चाइनीज थी, वो प्रो रिवोल्यूशन थी। नेहरू जी एटम बॉम्ब और पीस की बात करते थे, वो न्यू कॉलोनिज्म की बात करते थे, ये नाम की बात करते थे। हाँ, वो ये नाम की बात करते थे और वो न्यू कॉलोनिज्म की बात करते थे, वो एटॉमिक पीस की बात करते थे, वो रिवोल्यूशनरी चेंज की बात करते थे। अब इंडोनेशिया भी कोई छोटा मुल्क तो नहीं है, सबसे बड़ी आबादी मुसलमानों की छोड़िए, आबादी के लिहाज से 5वां सबसे बड़ा मुल्क है। क्या एक्सपेंस है, 13,000 आर्किपेलागो में द्वीप है, हिस्टोरिकल मेमोरीज सिविलाइजेशन की है, मजपहित की, गजेंद्र की, शैलेंद्र की। तो नेहरू जी के जमाने से हिंदुस्तानियों को ये मुगालता रहा है कि हम तीसरी दुनिया की, अफ्रो एशिया की आवाज है। हकीकत ये थी कि हमारी चमड़ी का रंग भूरा था, हम गोरों से फर्क थे और हम कालों से भी फर्क थे, और हम सोचते थे कि हम जब मौका लगेगा तो हम पढ़े लिखे हैं, ये हम थोड़ा ऊपर रहेंगे, हम इन काले हबशियों से थोड़ा ऊपर हैं, और गोरे हमको हिकारत से देखे, हमारे बिना उनका काम नहीं चल सकता। मुदर्रिस, क्लर्क, एडवोकेट, सारे बाबू, हाँ, सारे हमारी होंगे। अब वो केरला के हों, तमिलनाडु के हों, वो भोजपुरी भैया हों, कायस्थ हों, यूपी के जो कायस्थ हों, रेल की पटरियां भैया, वो मारवाड़ी हों। तो मुझे लगता है ये मुगालता हिंदुस्तान को बहुत पहले से, आजादी के दिनों से है कि हम दुनिया के, तीसरी दुनिया के लीडर हैं। और जो आपने कहा कि हमने कभी उसको सीरियसली एग्जामिन नहीं किया, अब 62 में जब चीन के संग हमारी लड़ाई हुई तो हम अकेले पड़ गए। हमारे संग सिर्फ, यहाँ तक मुझे याद पड़ता है, सिर्फ एक भूटान जो हमारी प्रोटेक्टरेट था वो खड़ा था, वरना कोई अफ्रो एशिया का देश चीन के साथ भले ना हो, हमारे साथ भी खड़ा नहीं था। तो वो मोमेंट ऑफ ट्रूथ था जब उनको समझ में, नेहरू जी को और उनके सलाहकारों को समझ में आ जाना चाहिए था कि वो जमाना गुजर गया। पर सर, अगर आज हाइपोथेटिकली अगर हम चाइना से एक क्लैश होता है, क्या आज क्या भूटान भी हमारे साथ खड़ा होगा? नहीं, आज चाइना से क्लैश करने की हमारी हिम्मत नहीं है। उसका प्रॉब्लम क्या है? देखिए, इसमें मैं फिर ये नहीं चाहता हूँ कि सियासत में ये लगे, नहीं सियासत की बात नहीं, मैं मोदी जी का बहुत भक्त नहीं हूँ, मगर मुझे लगता है कि ये कहना कि मोदी जी की मजबूरी है, ये गलत है। आप ये देखें, क्यों नहीं कर सकते वो चीन के संग झगड़ा?
उसका प्रॉब्लम क्या है कि हिंदुस्तान की जो तिजारत है, जो हमारा एक्सपोर्ट होता है अमेरिका को, यूरोप को, उसका ऑलमोस्ट 80 से 90% हिस्सा इंटरमीडिएरीज का चीन से बन के आता है। अगर चीन से बन के वो नहीं आता है तो हम आगे भेजेंगे कहाँ? हम आगे बेचेंगे कहाँ? और चीन के संग अगर हम झगड़ा ही कर लेते हैं मान लीजिए, और चीन हमको तबाह करने पे आमादा हो जाता है, तो चीन को लड़ाई करने की जरूरत नहीं है, चीन को फौजें भेजने की जरूरत नहीं है। हमने अपने मन में पाल रखा है कि वो झगड़ा करेगा, आगे बढ़ लेगा, कब्जा कर लेगा। चीन को सैनिक मुठभेड़ की जरूरत नहीं है। हमारा इम्बैलेंस जो चीन के ट्रेड के संग है वो मेरे ख्याल में 70-80 बिलियन डॉलर का है। अब उसको हम भरपाई कैसे करेंगे? जो हमारी फार्मा इंडस्ट्री है, हमारी कंप्यूटर इंडस्ट्री, सारी सारा चिप्स वहीं से, सब कुछ वहीं से। छोड़िए हमारे गणेश और लक्ष्मी जी, राम दरबार वहीं से बन के आता है। राम दरबार वहीं से बन के आता है। तो जो आपने कहा कि हमारे वेद पुराणों में जो कुछ है वो तो अब बेचारा चीनी ठप्पा लग के पहुंच रहा है ना। तो हम चीन के संग दुश्मनी नहीं पाल सकते, एक बात। दूसरी दिक्कत ये है कि हम चीन के संग अमेरिकियों के शय पे इंडो पैसिफिक में मुकाबला नहीं करते। हमारा इंडो पैसिफिक में क्या रखा है? लेना देना नहीं कुछ। उन्होंने हमको फंसाया क्वाड्स में, और उसके बाद बना लिया गोरों का ऑकुस। तो स्ट्रेटेजी चली गई गोरों के संग, 5 चला गया। हमारे जिम्मे रहा क्लाइमेट चेंज, टेक्नोलॉजी, वैक्सीन एक्सेट्रा। उसको कौन पूछता है? अब वो गोरे जब उनको सूट करेगा तो ऑस्ट्रेलिया अपना रिश्ता बीफ और पोर्क और वाइन का चीन के संग कर लेगा। इंडोनेशिया, आसियान के मुल्क चीन के संग करेंगे। हमारी जो सरहद है वो साउथ चाइना सी से जरा नीचे अंडमान के ओशन तक है। स्ट्रेट ऑफ मलाक्का के आगे अगर हम बढ़ने की कोशिश करेंगे तो जाहिर है कि चीन के संग हम चीन का मुकाबला नहीं कर सकते। आज चीन के जो नेवी की स्ट्रेंथ है, चीन जो नौसैनिक जहाज बना रहा है वो अमेरिका की नौसैनिक क्षमता से 60 गुना ज्यादा है। तो क्या हम कर लेंगे मुकाबला? तो मुझे लगता है कि हमारी दिक्कत चीन के साथ एक ये है। दूसरी दिक्कत ये कि आज चीन और रूस साथ हैं। हाँ, अब वही बाइपोलर वर्ल्ड था वो, फिर वापस एक बाइपोलर वर्ल्ड बन रहा है। हाँ, वो जिसमें चाइना रशिया एक साथ है। चाइना रशिया एक साथ है। हाँ। अब ये बहस का मुद्दा है कि रूस जूनियर पार्टनर है या चीन चाइना क्या है, मगर हमारे जो रूस पे डिपेंडेंस है, आज हमने इजराइल से हथियार खरीदने शुरू कर दिए। मोदी जी गए, बड़े सक्सेसफुली उन्होंने नेगोशिएट रफाल का डील कर दिया। हमको और हथियार बेचने के लिए सब लोग तैयार है, मगर इतना आसान नहीं है कि रफाल और मिग और सुकोई सब एक साथ हो जाए। तो कहीं ना कहीं आपको अपना एक टाइट रोप तनी रस्सी पे जो कलाबाजी दिखानी होती है, वो रूस और चीन के बीच में आपने अपने को संतुलित रखना है। और इनकी और अमेरिका के बीच में रखना है। हाँ, इनकी और अमेरिका के बीच में रखना है। इसमें एक आप और मजेदार बात सोचिए, हम कहते थे ब्रिक्स में हम वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ है। जब तक मोदी जी ने सदारत की थी G20 की, बड़ी सक्सेसफुल सदारत थी, मगर अनफॉर्चुनेटली हम ये भूल गए कि ये रोटेटिंग चेयर है। अब ये चेयर चली गई रूस के पास। अब ब्रिक्स का पूरा शक्ल सूरत ही बदल गई। अब ब्रिक्स में इंडोनेशिया भी है, ईरान को बुला लिया गया है, ब्रिटेन, वो साउथ अफ्रीका पहले ही आया था, पहले 4 थे, 5वां आया। रूस और चीन है। हाँ। तो जिस मल्टीलैटरल गैदरिंग में रूस और चीन है, उसमें क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि हिंदुस्तान सदारत करेगा? हम तो ये तालमेल बिठाते रहेंगे सब रूस और चीन से हमारी बनी रहे वहां भी। और रूस और चीन ये चाहेंगे बस हिंदुस्तान ठीक है, हमारी तरफ रहे, अमेरिका की तरफ न जाए। अब अमेरिका कितना ही खुश करने की कोशिश कर ले ट्रंप साहब को, तो ट्रंप साहब तो मेक अमेरिका ग्रेट वाले हैं। अब ये जो मैं कह रहा हूँ कि जो पिछले कुछ वर्ष में और वो साइकिल है, मेरे ख्याल से 100 साल का साइकिल है कि पूरा यूरोप, हर आदमी अपनी पुराने, हमारा समृद्ध इतिहास था और हम सब बड़े बड़े ग्रेट थे और लेट्स मेक इट ग्रेट अगेन टाइप की जो कहानी बनती है, जो एक टिपिकल स्टोरी बुक। इसमें आपने बड़ी मजेदार बात की थी कि हर आदमी का इतिहास ग्रेट नहीं था। मुझे एक चीनी इंटेलेक्चुअल की एक कोटेशन याद आ रही हाल में। उन्होंने कहा कि चीन का इतिहास 5000 साल पुराना है और आगे भी 5000 साल तक शायद हम रहेंगे। इसमें अमेरिका का इतिहास 350 साल का है। तो चीन के इतिहास में अमेरिका एक चौक बिंदु है, एक ऐसा बिंदु है जो नजर भी नहीं आता। हाँ। उनकी सिविलाइजेशन अपनी नहीं है, वो सिविलाइजेशनल स्टेट नहीं है। वो हमेशा से पहले उन्होंने इंडियंस का जिनोसाइड किया,
फिर वाइल्ड वेस्ट में जिसके कब्जे में जो आया वो किया, फिर मनरो डॉक्ट्रिन जारी की, फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बचे रहे तो उससे पनपे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मुनाफा कमाया, सबसे कम नुकसान उनको अपनी जमीन पर उठाना पड़ा, उनका मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बढ़ा। जब जब उन्होंने इंटरवेंशन किया है, वो वियतनाम हो, वो मिडिल ईस्ट हो, वो अफगानिस्तान हाल में हो, उनको पीछे हटना पड़ा है। तो जो आपने 100 साल का साइकिल बताया, या 100 साल का, कि अमेरिका की पॉलिसी झूलती है पेंडुलम की तरह, हेनरी किसिंजर ने भी लिखा था, बिटवीन इंटरवेंशनिज्म एंड आइसोलेशनिज्म। तो इस वक्त ये नहीं है कि आइसोलेशनिज्म हो रहा है, ये इस बात का भी संकेत इजहार है। है हाँ, कि डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट एंड डिक्लाइन ऑफ अमेरिका, क्योंकि अमेरिका भी तो चीन पे डिपेंडेंट है। हाँ, एप्पल फोन वहीं बन रहे हैं, टेल्सा गाड़ियां वहीं बन रही हैं, बैटरियां वहीं बन रही, रेयर अर्थ वहां से आ रहा है। तो कह लें जो कुछ कहना चाहते हैं ट्रंप, मगर पलट तो उनको पलटना तो पड़ा ही। 245% उन्होंने टैरिफ लगाया, फिर 90 दिन की मोहलत दी, फिर कहा कि हम लोगों की बातचीत चल रही है, एवरीबडी इज गोइंग टू कम एंड किस माय एस, मगर अब वो उस तरह की जुबान भी बर्दाश्त नहीं है। रूबियो कह रहे हैं कि चीनी किसानों ने क्या कर दिया, वो कर दिया। देखिए, मुझे लगता है जो आपने कहा ना कि जो मल्टीलैटरल वर्ल्ड नहीं, वर्ल्ड तो ट्राइपोलर ही बन रहा है। यूरोप में सबका इतिहास क्या बराबर है? फ्रांसीसियों का इतिहास है, जर्मनों का इतिहास है, हंगेरियंस का अपना है, नहीं नहीं, इटालियंस का अपना अपना इतिहास अपना है इतिहास। जो ग्रीक मैसेडोनिया तक हाँ, पहुंचता हाँ, है। हाँ, मगर आपने स्पेन और पुर्तगाल का जो इंपीरियलिज्म का इतिहास था उसका क्या बचा है? वो तो मनरो डॉक्ट्रिन में ब्राजील हो या हाँ, अर्जेंटीना हाँ, हो या लैटिन चिले अमेरिका हो, रह गया जो है पूरा। नहीं, लैटिन अमेरिका में राज तो अमेरिका कर रहा था, अमेरिका आप कर रहा थोड़ी कर रहे हैं। है। हाँ, जबान आपकी बोल रहे हैं बस खाली जबान वो। आपकी बोल रहे, कोई हाँ, पुर्तगाली बोल रहा, तो हाँ, यही हाल अफ्रीका का है। हाँ, तो मुझे लगता है भाईजान की जो दिक्कत है ना, कि हम जो अब देखो, मैं इसका एक और मिसाल देता हूँ। हिंदुस्तान कहते हैं जी हम तो नॉन लाइन नहीं है, मल्टीलैटरल हमारी स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट से। तो क्या पाकिस्तान की नहीं है? पाकिस्तान के कांधे पर अमेरिका का हाथ है, चाइना भी है। चाइना का हाथ है, ईरान से भी मदद मिलती है, सऊदी अरब और टर्की। कंट्री से भी मिल रही, तुर्की से भी मिल हाँ, रही, और जो है सो है। तो उसको तो उसके फेवर में अमेरिका भी वीटो करता है, चाइना भी वीटो करता है, हथियार सब जगह से आते हैं, सऊदी अरब भी बेल आउट करता है। तो उसकी मल्टी लेटरल अलाइनमेंट हमारी मल्टी लेटरल अलाइनमेंट से ज्यादा सक्सेसफुल नजर आती है मुझे। तो दो चीजें हैं सर, एक ये पूरी पाकिस्तान की बात आ गई, और अभी ये एक हमला भी जो हुआ है। एक एक और बड़ा इनोसेंट सा सवाल है कि भाई जब जब, चाहे वो प्रिटेंस ही रहा हो, जब जब दोनों सदनों ने, या चाहे वो लाहौर बस यात्रा हो या उससे पहले के अटेम्प्ट्स रहे हों, शिमला अग्रीमेंट हो या अभी शादी में जाना हो मोदी जी का, जब जब एक अटेम्प्ट हुआ है कि यार टू गेट नॉर्मलसी बिटवीन द पॉलिटिकल रिलेशनशिप, उसके तुरंत बाद कहीं ना कहीं नहीं, गाड़ी डिलेट होती है। मैं इससे थोड़ा इत्तेफाक नहीं करता हूँ। मुझे लगता है कि पुलवामा हो, बालाकोट हो, या ये हाल का पहलगाम हो, विदाउट अंडर एस्टिमेटिंग द डैमेज दे डू टू अस, आप वो जो पाकिस्तान का कट ऑफ 1000, वॉर ऑफ 1000 कट्स था, उसको क्यों भूल रहे हैं? खबरें छप नहीं रही अखबारों में, खबरें न्यूज चैनल्स में नहीं आ रही, मगर हर रोज 8-10 ताबूत हिंदुस्तानी जवानों के, अफसरों के वहां से आ रहे हैं। अब हम ये नहीं कह रहे कि वो शहीद हुए हैं, कहाँ हुए हैं, क्या हुए हैं। सिमिलर नंबर ऑफ सिविलियन डेथ्स हैव बीन रिपोर्टेड इंक्रीजिंगली, जो कश्मीरी है, जो सरकारी मुलाजिम है, जिनके बारे में शक है बैंकर कि है। वो बैंकर है, मुखबिर है। तो ये दहशतगर्दी लगातार चलती रही है। हम ये कहते रहे कि वहां थिंग्स आर अंडर कंट्रोल, थिंग्स आर अंडर कंट्रोल कहना आसान है। आप कश्मीर का जिक्र करें, आप मणिपुर का जिक्र करें, आप मिजोरम का जिक्र करें, ये झगड़े कहीं निपटे नहीं है। आप खालिस्तानियों का आप जिक्र, इंटरनेट बंद कर देंगे तो खबर बाहर नहीं आएगी बस। हाँ, हाँ, इतना ही हाँ, इतना ही है। अब आप कहिए कि साहब, कब से, जब से सदी ने करवट ली, हो गया 25 साल। हाँ, 25 साल, तो उसमें जो राज किया है, वो 10 साली तो बेचारे यतीम मनमोहन सिंह जी ने किया था, हाँ, जो यतामत के बारे जिन पे तमाम इल्जाम है कि हाँ, सोनिया गांधी के हाँ, बोले थे और ये थे और वो थे। मगर बाकी राज तो उन लोगों ने किया है जिनके सीने चौड़े थे, जिनके हाथों में ताकत थी, जो कहते थे एक सर काटो को तो 10 सर काट देंगे। मगर दिक्कत ये है कि बड़बोलेपन से बॉर्डर सुधरता नहीं है। मुझे की जो जहां से बात शुरू हुई ना, कि मुझे भी अपने मुल्क से बहुत प्रेम है, मगर मुझे इस बात का इल्म है कि मेरा मुल्क न रूस है, न अमेरिका है, न चीन है। अब मैं हम भी एक सिविलाइजेशन स्टेट है, मगर हमारी सिविलाइजेशन स्टेट में मुसलमान हमलावर एक ब्लिंक है। हमारा मुसलमानों से रिश्ता इस्लाम के आने के साथ से तिजारत का भी बड़ा अच्छा रहा है अरबों के साथ। हाँ, और एक औरंगजेब, एक मोहम्मद बिन कासिम, एक और आप किसी को गिन दीजिए, मोहम्मद गोरी गिन दीजिए, बाबर को गालियां देते रहिए,
अकबर को भी शामिल कर नादिर शाह आया था, बट ठीक है, जो दो चार आए लूट के चले गए वो बात अलग है। नादिर शाह भी आए, अब्दाली भी आए, अब्दाली भी आया, हाँ मगर रोहिले यहाँ बस गए, हाँ उन्होंने भोपाल बसा लिया। हाँ। तो मुझे लगता है कि जो मुसलमान यहाँ लुधियाना, लुधियन बसा दिया भाई, लुधियाना है वो। बिल्कुल, हाँ जो मुसलमान हिंदुस्तान में आए उनमें से बहुत तो यही होकर रह गए, हाँ। जो कन्वर्ट हुए वो सब अरब से थोड़ी आए थे। अब आज आपको गाली गलौज करके कहेंगे तुम तो अरबों की औलाद हो, तुम्हारी पितृभूमि यहाँ नहीं, तुम्हारी मातृभूमि यहाँ नहीं, तुम्हारी पुण्य भूमि यहाँ नहीं, तो आप अपने को कमजोर कर रहे हैं। हिंदुस्तान में इंडोनेशिया के बाद और शायद बांग्लादेश के बाद मुसलमानों की सबसे बड़ी आबादी है। आज जो हमारे पास ये सॉफ्ट पावर का जरिया था कि जहां जहां मुसलमान हैं, और शिया हमारे पास यहाँ ईरान से सबसे ज्यादा है, तो हमने क्यों ये अपने पैरों पे कुल्हाड़ा मारा है कि आज हमको पाकिस्तान से टेरर अटैक्स जब हमारे ऊपर होते हैं तो हमको डिफेंसिव पोजीशन अपनानी पड़ती है कि लोग कहते हैं कि आप भी तो कहते हैं घर में घुस के मारेंगे, जो बाहर से आएगा उसको वहां जाके मारेंगे। वो हम कम कर पाए हैं और दूसरे के घर में घुस के दहशत फैलाना वो कर पाए। इस पर एक चीज ये कि जो हमारी, अब जयशंकर साहब आपके मेरे शागिर्द रहे, बहुत आलिम फाजिल आदमी है। तो so you've known him from this. I've known him from his MA days. Yes. And I think the problem with him is that he is a very brilliant realist. मगर देखिए वो मुल्क के सदर नहीं है, वो कर वही सकते हैं जब तक उनको सदर का कॉन्फिडेंस है। ये बहुत बड़ी बात, यही बात है कि एज अ ब्यूरोक्रेट, when he was a bureaucrat, he came across as a very different person. No, I think he's not a different person. उन्होंने अपने खुद एक हाल के इंटरव्यू में बात कबूल की है, मेरा पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं था, मैं तो कैरियर डिप्लोमेट ब्यूरोक्रेट था। मगर तो मनमोहन सिंह भी थे। हाँ, मनमोहन सिंह में और इनमें एक फर्क था। मनमोहन सिंह was not a man of, to my mind, माफी चाहता हूँ मैं, strong will. जयशंकर एंड उनके वालिद वे रियलिस्ट हार्डकोर पीपल विद स्ट्रॉन्ग विल। तो एडजस्टमेंट ब्यूरोक्रेट करता है, मगर उनकी जो लिमिटेशन जयशंकर की है वो ये है कि आज भी उनको तो मतलब पूरा ट्रस्ट है मोदी जी का, मगर उनकी भी थोड़ी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो डोवल साहब से भी होगी, होम मिनिस्टर से भी होगी, डिफेंस मिनिस्टर से भी होगी, इंटेलिजेंस एजेंसीज भी सब वो नहीं देख रहे हैं। तो वो हिंदुस्तान में जो दिक्कत है कि द बक फाइनली स्टॉप्स विद द टॉप मैन। आप नेहरू अच्छे थे या बुरे थे, अब मोदी जी अच्छे हैं बुरे हैं, मोदी जी के अलावा कोई चारा नहीं। मोदी जी का मुकाबला करने वाला इनके करिश्मा का कोई हिंदुस्तान में दूसरा लीडर नहीं है, एंड ऑफ स्टोरी। अब मोदी जी जैसे संभाले मुल्क को, वो उन्होंने अपना क्या रोल हिस्ट्री में तय किया है। अब मनमोहन सिंह तो बेचारे के खर्च हो गए कि हिस्ट्री विल जज मी बेटर, बट आई डोंट थिंक दैट विल हैपन। एंड मोदी जी के बारे में ये है कि मोदी जी हैज अ सेंस ऑफ हिस्ट्री, sooner rather than later he will have to recognize that a divisive politics for electoral gains is not enough. वो उनको इससे ऊपर उठे हैं वो। He lost his high time, sir. He lost his majority. Is high time. मेरा भी ये मानना है कि देखिए जयशंकर का जिक्र करना बेकार है कि शतरंज की बिसात पे कीमत सिर्फ राजा की है। हाँ, एक राजा और वजीर है। इस वक्त वजीर जो है, अब वो वजीर आजम बनने के चक्कर भी बहुत हैं कि शतरंजी के खेल में प्यादा कब फर्जी बनेगा, कब टेढ़ो जाएगा, कब वो प्रमोट होगा, कब घोड़े की ढैया होगी, कब वजीर मार गिराए जाएंगे। और देखिए एक चीज है ना, वो एक चमचों के बारे में कहा जाता है, जो बात इस कॉन्टेक्स्ट में न दी जाए कि चमचा अजर अमर होता है, प्याला टूट जाता है, चमचा दूसरे प्याले में फिट हो जाता है। तो वक्त का फेर है, मगर मुझे लगता है कि शतरंज की बिसात पे एक ही मोहरा मैटर करता है, जो मोदी जी है। प्रॉब्लम क्या है, इंटरनेशनल, ये देशी शतरंज की बिसात, इंटरनेशनल शतरंज की बिसात पे जो और राजा हैं, वो ट्रंप हो, वो शी हो या पुतिन हो, वो चौथे राजे की गुंजाइश है नहीं। तो ये मान लेना चाहिए ना। ये मानने के बाद एक मॉडरेशन आएगा, और आप ये कहिए कि हमें एक बड़ी ताकत बनने में अभी इंतजार करना होगा। तब तक हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, मुल्क मुश्किल दौर से याद एक फिल्म का डायलॉग था कि मैं नहीं मानता कि भारत एक महान देश है, लेकिन काबिलियत है, हम चाहे तो महान देश बन सकते। हाँ, देखिए हम, मगर आप इस तरह से हर बार गोल पोस्ट तो न सरकाइए ना। हाँ। कि पहले 47 तक हो जाएगा, फिर सदी के आखिर तक हो जाएगा, पहले 5 साल में हो जाएगा। देखिए दिक्कत क्या है कि हम दुनिया की 5वीं या चौथी इकोनॉमी है,
मार्केट है। मार्केट है, हाँ। जीडीपी, मगर हमारे और 3 में बड़ा फर्क है, हाँ। 3 और 2 में बड़ा फर्क है, और 2 दो और और एक नंबर में 1 में बहुत बड़ा बहुत फर्क फर्क है। और हम टेक्नोलॉजिकली अभी भी आत्मनिर्भर नहीं है। इसका दोष जरूर पिछली सरकारों को बड़ी हद तक जाता है, मगर फिर भी आप ये सोचिए कि जहां से उन्होंने शुरू किया था, सुई नहीं बनती थी इस मुल्क में, अब जहाज बनता है, रॉकेट चलते हैं, मगर रॉकेट पूरा अपने आप में नहीं चलता है, कहीं पार्ट्स में आते हैं। पार्ट्स में कहीं ना कहीं सुझाता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, शुक्रिया बड़ा जी, मजा आया। थैंक यू सो प्लेजर मच। टॉकिंग टू यू सर।